Hello everyone, welcome to Unlock Education. I am Mimansa Misra from Balangir, studying at VSS UT Bulla. तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम विलेज पालकपुर के बारे में जो चैप्टर था 9th एंड 8th का, इसको हम खत्म कर चुके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्सेस। सो व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स मीन्स क्या? रिसोर्स मीन्स सिंचन? नहीं, सिंचन नहीं। रिसोर्स मीन्स है रिक्वायरमेंट। सो पीपल को एज ए रिक्वायरमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो पीपल एज रिसोर्स refers to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. So जो इंसान होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास स्किल्स होता है, उसके पास होता है नॉलेज और उसके पास होता है एबिलिटीज, जिसको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिसोर्स है हमारा, बाकी जो जैसा कि नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसको वो क्रिएट कर सकता है अपने तरीके से, अपना जो है नीड के हिसाब से वो उसको चेंज कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को बाकी सारे जो रिसोर्स हैं इसके हिसाब से इसको ज़्यादा सुपरियर ट्रीट किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल रिसोर्स का, लाइक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर हम रॉ तरीके से यूज़ करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा नहीं पाएंगे, उससे हम ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। पर पीपल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपने स्किल को यूज़ करके, अपने नॉलेज को यूज़ करके पेट्रोलियम को डिफरेंट टाइप में हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, पेट्रोलियम का जो है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो बाकी सारे रिसोर्स में एड्स वैल्यूज करता है ये ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा सुपरियर ट्रीट किया जाता है बाकी सारे रिसोर्स से। ठीक है, सो अब हम देखते हैं और एक टर्म, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन ह्यूमन बींग्स। Population becomes human capital when it provides with better education, training and healthcare facilities. अगर हम एक पॉपुलेशन को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे स्किल को पॉलिश करने के लिए, तो वो ह्यूमन कैपिटल में टर्न हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल में टर्न होने से क्या होगा? हम अपना नॉलेज को, अपने स्किल्स को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे और हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और हमारा जो है लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, स्किल फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैसे कर सकते हैं? हम एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सब क्रिएट करके अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो इसके हिसाब से हमें हाई रिटर्न ऑफ फ्यूचर वैल्यू मिल पाएगा। कंट्रीज लाइक जापान आर डेवलप्ड कंट्रीज। हमें तो पता ही है जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज है, मगर क्या आपको पता है कि जापान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते ज़्यादातर। तो फिर भी जापान एक डेवलप कंट्री कैसे हो पाया? मतलब उसका नेचुरल रिसोर्स तो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो एक्सपोर्ट उसका कम होना चाहिए, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। फिर भी जापान एक डेवलप कंट्री कैसे है? बिकॉज वो अपना जो हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स पे ही करता है। तो इससे क्या हुआ? लोगों का एजुकेशन डेवलप हुआ, लोगों का स्किल्स डेवलप हुआ, लोग अपने हिसाब से डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किए, तो उससे उसका क्या हुआ? इकोनॉमिक स्ट्रांग हुआ और वो एक डेवलप नेशन हो पाया। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, बाकी सारे रिसोर्स के ऊपर इसको माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में से हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग हुआ एक कंट्री का, तो जो है बाकी सारे रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसके ऊपर भी हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग हुआ तो। ठीक है, तो नीड ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स।
ठीक है। नीड ऑफ एजुकेशन क्या है, हमें तो सबको पता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन, अगर हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर हमारे देश में सब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, पीपल क्या होंगे, अपना ड्यूटीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका राइट्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है। इंडिया में क्या होता था 1947 के पहले और बाद में भी कुछ साल इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पुअर था। तो जो थे हमारे नेहरू जी, उन्होंने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए और उस 5 ईयर प्लान में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसमें से 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन को हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है पिछले बहुत से सालों में। ठीक है। तो और इसके लिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के तरफ से, प्राइवेट के तरफ से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम क्रिएट किया करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें से एक प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 ईयर्स तक जो हैं चिल्ड्रन, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और उनका न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाता है और इसके लिए उनको मिड डे मील स्कीम भी प्रोवाइड किया गया है। मिड डे मील स्कीम मतलब उनको उनका न्यूट्रिशन का ख्याल भी रखा जाता है और क्या होता है, अगर मिड डे मील हम प्रोवाइड करते हैं तो उनका अटेंडेंस भी इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और 12th 5 ईयर प्लान जो था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्टेंस एजुकेशन, नेटवर्किंग, इस सब को भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया। इन सभी के ऊपर भी उनका क्वालिटी ये सब इम्प्रूव किया गया। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ। एजुकेशन, मेरे हिसाब से एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ। मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन हेल्थ भी एक फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स में। क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, अगर हमारा स्किल भी बहुत ज़्यादा शार्प होगा, लेकिन हमारा हेल्थ अगर बार बार बिगड़ता रहेगा, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी स्किल्स डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए हमारे स्किल्स के हिसाब से उतना नहीं मिल पाएगा। तो हेल्थ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए हमारे देश में हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। हमें फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स में, आप पढ़ चुके। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं, इसको हम कैसे डिवाइड किए हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन व्हिच अंडरटेकन फॉर ए मैंडेटरी गेन और टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो नाम से ही पता चलता है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। मतलब पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ किया जाता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मार्केट एक्टिविटीज भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? मैन्युफैक्चरर्स, शॉपकीपर, फार्मर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मार्केट एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए जो करते हैं कुछ काम, मतलब हो गया, मतलब कोई हमारा हॉबी जो है वो परस्यू करते हैं अब हमारी खुशी के लिए, मतलब हम पूजा पाठ करते हैं, पुअर डिसेबल्ड को हेल्प करते हैं, हाउस कीपिंग करते हैं, ये सब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इससे हमारा इकोनॉमिकली कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हमारे मन के शांति के लिए हम जो जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये रहा सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
Various economic activities can be classified into three main sectors, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. ये रहा उसका एक विजुअलाइजेशन. इसको ध्यान में रखकर आप समझ सकते हैं क्या है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. Primary sector includes activities like agriculture, forestry, animal husbandry, fishery, ये सब. ओके. सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग. टर्शियरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर मतलब एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर में जो काम करते हैं इनको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं. और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरे के साथ मतलब लिंक है उनका. मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है. मतलब प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स मतलब नेचुरल प्रोडक्ट जो है जो नेचर से एक्सप्लॉइट होकर आते हैं वो यूज होता है. और प्राइमरी सेक्टर में उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर. मतलब एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये सब होता है टर्शियरी सेक्टर. इतना तक आप समझ गए. टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, दैट इज वन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्री टाइप ऑफ होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप ऑफ हॉबीज जो है हमारे मन की खुशी के लिए जो हम करते हैं टाइम पास करने के लिए, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. तो इस वीडियो में इतना तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होता है कंट्री में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. सो गुड बाय, हैव ए गुड डे.